अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी नमस्कार, शुक्रवार और यकीन मानिए ये हफ्ता काटना मुश्किल हो गया क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत बहुत अगर आप देखें थिन थे, थोड़े बहुत अर्निंग स्पेसिफिक थे, बट इंडिसेस मोर और लेस रेंज में है। पहले तो बताइए मार्केट का सेटअप लग कैसा रहा है। एक तरफ जब यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, है ना, एआई रैली फिर रिज्यूम कर रही है, आप अपने एक शालीन अर्निंग सीजन के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है, I mean, कारण क्या है, सेटअप कैसा लग रहा है, हमारी प्लेसमेंट कैसी है इस वक्त वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र और आपको सभी दर्शकों को एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो लार्ज कैप्स हैं अर्निंग्स में, वीरेंद्र जैसे आपने बात करा, कहीं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और ग्रोथ नहीं है। हमने देखा सिंगल डिजिट ग्रोथ है लार्ज कैप्स में, जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, काफी कुछ ऑटोज में भी थोड़ी नरमी दिखी अर्निंग्स ग्रोथ में, बैंक्स, आईटी सर्विसेज। तो मुझे वापस मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो मिड कैप, स्मॉल कैप में इस समय ज़्यादा हैं और मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आप निफ्टी को अगर छोड़ दें एक थोड़ी देर के लिए, तो जो अर्निंग्स ग्रोथ भी हमने देखी, आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स ग्रोथ है इस बार। मैं कहूँगा जो भी हमारे पोर्टफोलियो कंपनी को ट्रैक करते हैं, उसके आस-पास की भी जो और कंपनीज़ हैं, करीब 100 कंपनीज़ को हम ट्रैक करते हैं मिड और स्मॉल कैप में। सबकी अर्निंग्स मैं कहूँगा 90-95 कंपनीज़ की अर्निंग्स आर ईदर इन लाइन और बेटर देन एक्सपेक्टेड और गाइडेंस भी अच्छी है। तो क्लियरली जो ग्रोथ इस समय है, वो है मिड और स्मॉल कैप कंपनीज़ की अर्निंग्स में, और मार्केट मुझे लगता है उनको रिवॉर्ड कर रहा है। ऑफ कोर्स थोड़े जैसे आप कहते हैं एक्सीडेंट्स ऑफ द डे होते रहते हैं, पर उनको इग्नोर करें तो मोस्टली जो मार्केट ने रिवॉर्ड किया है ग्रोथ को इस अर्निंग सीजन में। जहां पे ग्रोथ नहीं है, ऑब्वियसली वो स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे लगता है अगले क्वार्टर तक अब फिर स्ट्रगल करेंगे। पर वो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, तो इसलिए थोड़ा ये लगता है कि इंडेक्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है हमारा, जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं उनके इंडाइसेस ऑल टाइम हाइस पे है, पर वो उनके इंडेक्स में इनोवेटिव स्टॉक्स हैं, एआई स्टॉक्स हैं, तो उस उनका स्ट्रक्चर अलग है। वीरेंद्र मैं कहूंगा, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत सॉलिड हैं अभी भी। ये अर्निंग सीजन देके मेरा कॉन्फिडेंस और बड़ा है कि अगर इन्वेस्टर्स थोड़ी मेहनत करें, इनोवेशन, आर&डी ओरिएंटेड ग्रोथ पे फोकस करें, तो इन्वेस्टर्स के लिए अगले 4-5 साल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय। गुड आफ्टरनून अभय जी। अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, आप कह रहे हैं थोड़ा ग्रोथ इनोवेशन वाले काउंटर्स पे फोकस किया जाए। अच्छा, ये जो निफ्टी इंटरनेट कंपनीज है या फिर न्यू एज स्टॉक्स, अगर ऐसे रखूँ मैं इसको, कार ट्रेड तो आपने बहुत पहले बोला था सर, उसके बाद तो एक तरफा रैली हमने देखी और अभी भी आज भी के सत्र में भी ऊपर है। अर्बन कंपनी ने चलना शुरू किया, पेटीएम हमने चलता हुआ देखा, ये सारे काउंटर्स फोकस में आए हैं। तो क्या इन इमर्जिंग काउंटर्स को थोड़ा और अब एम्फेसिस देना चाहिए इस मार्केट में? क्या नजरिया आपका? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए श्रेया। मुझे लगता है ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज ऑफ द फ्यूचर हैं, और ये जब लिस्ट हुई थी तो उस समय इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, और उसके बाद हमने काफी स्टॉक्स में करेक्शन भी देखा। जैसे कुछ कंपनीज का नाम आपने भी लिया, पेटीएम, नाइका, इस तरह की कंपनीज जो थी वो काफी प्राइस प्रेशर में आई थी लिस्टिंग के बाद। पर मुझे लगता है कि फिर प्राइस, हमने देखा कि दो चीजें, एक तो टाइम करेक्शन हुआ वैल्यूएशन में, साइडवेज चले ये स्टॉक काफी समय तक। इन्वेस्टर्स ने कहा कि अब इनको बैक नहीं करेंगे जब तक ग्रोथ वापस ना आए, और पिछले 2 क्वार्टर में, स्पेशली इस क्वार्टर में देखा सबके नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स इंप्रूव हुए हैं। क्योंकि पहले जो हर डिलीवरी होती थी, हर प्रोडक्ट बेचा जाता था, उसमें लॉस होता था, अब वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, और वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है क्योंकि ये नेशनल लेवल ब्रांड है विद नेशनल लेवल प्रेजेंस। तो इस समय डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी वो ढूंढते हैं जहां पे क्लियर प्रेजेंट ग्रोथ हो, और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, मुझे लगता है कि अब वो एक फैट जो है उसका कम हो गया है। लोग अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली ढूंढ रहे हैं ग्रोथ की। तो ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, और ये काफी अलग सेगमेंट्स में है, जैसे कंज्यूमर इंटरनेट की आपने बात करी, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, D2C कंपनीज हैं, अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ है इनमें। और मुझे लगता है कि कंज्यूमर कंपनीज जो इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, अगले 2-3 साल के लिए बहुत क्लियर ग्रोथ पाथ है उनके लिए, श्रेया। अच्छा अभय जी, अभी एक दिन कार्यक्रम में हमारे साथ कोटेक से वो थे नीलेश जी। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अब मैं जब उनसे डिफेंस के बारे में प्रश्न पूछा ना, तो कहते कि अब आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको एयरक्राफ्ट्स
दुश्मन की ट्रजेक्टरी में या फिर जोन्स में ले जाने नहीं है, आपको यहीं से बैठ के फायर एंड फॉरगेट वाले हिसाब किताब पे काम करना पड़ेगा। कोई डिफेंस कंपनी है ऐसे में आपके पास जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स जैसे आई मीन स्पेशली ड्रोन्स पे काफ़ी फोकस कर रही हो, आपने पीएमएस में इंक्लूड किया हो? जी, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में वीरेंद्र एक कंपनी है, मैंने पिछली बार बात भी करी थी, एस्ट्रा माइक्रोवेव। और उसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक समय था करीब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले तक, जब इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी इस सेगमेंट में, और वो एक ले दे के पीएसयू स्टॉक्स का ही नाम आता था। पर अच्छी बात ये है कि पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, और एक ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में बनाने के लिए अब ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज़ जो इंडियन कंपनी, जो आप रडार स्पेस में देख लें या फिर सेंसिंग में, जियो लोकेशन मैपिंग में, ड्रोन्स डेफिनेटली, और ड्रोन्स तो हर तरह के, एग्री में एक बड़ा, इस समय ड्रोन का सबसे बड़ा यूज एग्री स्पेस में है, एग्री टेक में। तो हमारा जो एक वेंचर कैपिटल फंड है उसने काफी इन्वेस्ट किया है ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में। और डिफेंस में भी मैं कहूंगा कि जो डिफेंस का कंपोनेंट इकोसिस्टम है वो इंडिया में बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है अभी। तो अगर हम बड़े टैंक्स, बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े शिप्स की बात छोड़ दें, पर एक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो हम काफी डिपेंडेंट थे रशिया पे स्पेशली, और इंटरनेशनल कंट्रीज पे, मुझे लगता है पिछले साल भर में हमने बहुत प्रोग्रेस करी है कंपोनेंट्स को इंडिया में डेवलप करने की, और डिफेंस फोर्सेस भी उसको काफी रैपिडली अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगेन मुझे लगता है कि 10-12 कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में इस समय जो डिफेंस कंपोनेंट सिस्टम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये उसके बियॉन्ड भी एक्सपैंड करेंगे और ग्लोबल लेवल पे भी काम करेंगे। तो आई थिंक ये गोल्डन पीरियड है इंडियन डिफेंस कंपोनेंट कंपनीज को, अगर मैं कहूँ तो। डिफेंस पे बात हो गई। अच्छा, अभी आपने अभय जी कहा कि थोड़ा सा आप कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकल कर इनोवेशन वाले और न्यू एज स्टॉक्स, या फिर जहाँ पर और ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए, वैसे आपको मौके तलाशने चाहिए। तो सर, आज मेरी प्राज इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, वो डेटा सेंटर को लेकर काफ़ी अग्रेसिव हैं। जिस तरीके से ऑटो सेल्स के आंकड़ों में भी हमने देखा ईवी को लेकर काफ़ी अग्रेशन देखने को मिला है, आंकड़े ने भी उस बात की तस्दीक की है। ईवी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ये सारे थीम्स को प्ले करना है तो कैसे किया जाए? आई थिंक अच्छी बात यह है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टर्स को बस ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे उनको बेट करना है। ईवी का स्पेस इतना बड़ा है, उसमें हम ओईएम्स, जो बड़ी ऑटो कंपनीज हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो ईवी तो बनाती है, उनके साथ उनके जो पूरा कंपोनेंट इकोसिस्टम है ईवी का, पावर ट्रेन्स हैं उसमें सेंसर्स हैं। हर ईवी में करीब 90 से 100 सेंसर्स लगते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर भी जाता है, मॉड्यूल बनते हैं, उन कंपनीज को बैक करना। फिर आपने जो बात करी अभी डेटा सेंटर्स की, डेटा सेंटर तो एक बिल्डिंग और रियल एस्टेट की बात छोड़ दे, पर उसके अंदर जो रैक्स जाते हैं, सर्वर्स बनते हैं, उनका कूलिंग सिस्टम्स हैं, लिक्विड कूलिंग प्लस एयर कूलिंग, वो सिस्टम्स हैं, प्लस पावर बैकअप उनका। और सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर ओसैट पैकेजिंग, जो करीब 12 प्लांट इंडिया में बन रहे हैं इस समय ओसैट पैकेजिंग की। पहली बार सीजी पावर जैसी कंपनी ने इंडिया से एक पैकेज्ड कंसाइनमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया। ये हमारे हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक इंडियन कंपनी ने इंडियन पैकेज्ड सेमीकंडक्टर का लॉट एक्सपोर्ट किया। और ये मुझे लगता है कि इस अनाउंसमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी लोगों ने मिस कर दी। पर ये हैं सेक्टर जो आपने भी कहे और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्यूचर है, अगले 10 साल का यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा हमें, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बेट करने की जरूरत है। पर ऑब्वियसली ये टेक्निकल फील्ड्स हैं तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, पर अगर आप उसको ठीक से बेट कर सकें तो मुझे लगता है कि आउटसाइज रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वेल्थ क्रिएशन होगा इन सेक्टर्स से। जी, इस बीच अगर आप देखें कैश सेटल हो गया है यहाँ पर, और उसके बाद जो क्लोज आया, आइए देखते हैं उसको। प्री कैश एंड पोस्ट कैश। पहले निफ्टी का लेके आइएगा। निफ्टी सेटल हुआ है लगभग 11 पॉइंट के प्रीमियम के साथ। तो प्री कैश और पोस्ट कैश में लगभग 24,355 के मुकाबले लगभग 24,366 पे। निफ्टी बैंक 57,491 पे, और सेंसेक्स करीब करीब 78,009 पे। तो 78 पॉइंट के डिफरेंशियल यहाँ पे, 32 पॉइंट के यहाँ पर, और 11 पॉइंट का अगर आप देखें तो निफ्टी में है। तो अब आपका सेटल हो गया है, और कुछ देर में थोड़ी सी स्कैनिंग में आपको कैश के स्टॉक्स की समझाऊंगा, मतलब किसने अगर आप देखें इस कैश सेशन के बाद सबसे बड़ा माइलेज लिया। बट एक और चीज़ अभय जी,
टेलीकॉम में अब प्राइस हाइक्स आ रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, सब्सटेंशियल प्राइस हाइक्स, और वो सस्टेन कर रहे हैं। डिमांड भी हायर प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी राय क्या कह रही है? मैंने आप लोग भारती एयरटेल टेलीकॉम में आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, बहुत पॉजिटिव व्यू है मेरा वीरेंद्र। मुझे लगता है कि जो एक कोर प्रॉब्लम थी इस सेक्टर की, आरपू जो है रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इतना लो था कि ऑलमोस्ट लॉस पे काम हो रहा था। तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 1.5-2 साल में। मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि करीब 50 से 100% की बढ़त है आरपू में। और ये बहुत जरूरत थी सिस्टम को, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसको हम कोई नहीं चाहेगा कि वो डेंजर में आए या स्ट्रेस में आए। तो ये बहुत अच्छा है कि आरपू बढ़ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। एक टाइम था जब प्राइसिंग वॉर्स होती थी सब्सक्रिप्शन एडिशन के लिए, पर मुझे लगता है वो दिन चले गए हैं। पूरा सेक्टर अब ये एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है, और अभी भी मुझे लगता है कि ये प्राइस डिस्कवरी होती रहेगी और थोड़े प्राइस हाइक्स आते रहेंगे, जब तक टेलकोस देखेंगे कि उनके प्राइस हाइक्स की वजह से कस्टमर्स जा रहे हैं या चर्न कर रहे हैं, तब तक ये प्राइस हाइक होते रहेंगे। पर अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है टेलीकॉम रेट्स के हिसाब से, डेटा रेट के हिसाब से, वॉइस रेट के हिसाब से दुनिया का एक वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स है। तो इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए, और वो जरूरी भी है क्योंकि इनका कैपेक्स की साइकिल जो है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। हर 5 साल में 50,000 1 लाख करोड़ का कैपेक्स करना पड़ता है, सिस्टम मेंटेन करना, नेटवर्क को रिन्यू करना, लाइसेंस फीस देनी सरकार को। तो ये मैं कहूँगा ये अच्छा है, एज लॉन्ग एज बहुत ज़्यादा लेवल पे ना आ जाए। पर तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से डेफिनेटली सरप्राइज करेंगी एनालिस्ट को। ओके, टेलीकॉम स्पेस भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अभय जी को। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड हैव अ लवली वीकेंड सर। चलिए अब आगे बढ़ते